सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, परिवर्तन प्रक्रिया का सार संक्षेप। 19वीं शताब्दी से आरंभ होकर 20वीं सदी के अंतिम चरण तक कालचक्र अत्यंत द्रुत गति से घूमा है। जितना भला बुरा पिछले हजारों वर्षों में नहीं बन पड़ा, वह इस अवधि में हो चला। प्रगति के नाम पर असाधारण महत्व के आविष्कार, बौद्धिक तीक्ष्णता के पक्षधर, प्रतिपादन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए निर्धारण, विशालकाय कल कारखाने इन्हीं दिनों लगे हैं। युद्ध सामग्री का उत्पादन एक नया व्यवसाय बनकर उभरा है। अंतरिक्ष को खोज डालना इसी समय की उपलब्धि है। अनेक राजक्रांतियां हुई हैं। भारत समेत अनेक देशों को प्राप्त स्वतंत्रता आदि अनेक उपलब्धियों की गणना इस क्रम में हो सकती है। 20वीं सदी में अवगति के नाम पर भी ऐसा कम नहीं हुआ जिसे खेदजनक न कहा जा सके। 2 विश्व युद्ध इन्हीं दिनों हुए। जापान पर अणुबम गिराए गए। छोटे छोटे लगभग 100 युद्ध इसी बीच लड़े गए। नशेबाजी चरम सीमा तक पहुंची। व्यभिचार पाप न रहकर एक सामान्य लोकाचार जैसा बन गया, जिससे पारिवारिक सघनता को भारी चोट पहुंची। जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ी। असंयम और अनाचार फैशन बन गया। प्रकृति प्रकोपों ने कीर्तिमान बनाया। कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं ने सभ्य और असभ्य सभी को एक लकड़ी से हाँका। अनौचित्य को रोकने और विकास उपक्रमों को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ होता ही रहा, पर वह विशिष्ट प्रगति करने और अवगति पर औचित्य का अंकुश लगाने में यत्किंचित ही सफल हुआ। राष्ट्र संघ से लेकर सरकारों के विकास कार्य और संस्थाओं के सुधार क्रम इतने सफल न हो सके जिसे कालचक्र की गतिशीलता पर संतुलन बिठा पाने का श्रेय मिल सके। कुल मिलाकर 20वीं सदी घाटे की रही। उसमें बना काम बिगड़ा ज्यादा। इस संभावना को भविष्यवक्ता और दूरदर्शी पहले से भी बताते और चेतावनी देते रहे थे। ईसाई मान्यता वाला 7 टाइम्स, इस्लाम मान्यता की 14वीं सदी, भविष्य पुराण की विनाश विकृति आदि को मिलाकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि विभीषिकाओं की आशंका अपनी विकरालता ही दिखाती रही। काल चक्र का क्रम ऐसा है कि नीचे से ऊपर की ओर चलकर गोलाई बनाता है। 20वीं सदी की शक्ति पूर्ति 21वीं सदी में होगी। इसमें विकास उभरेगा और विनाश की खाई पड़ती जाएगी। इसीलिए 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष उजली परिस्थितियों का परिचायक ही माना जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में अनेक दिव्यदर्शियों, आकलनकर्ताओं तथा पाश्चात्य प्रतिभाओं ने एक स्वर से समर्थन किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि अगली शताब्दी नया माहौल लेकर आएगी। रात्रि की विदाई और प्रभात के आगमन को मध्यांतर संधि वेला कहा जाता है। उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त जैसे नाम उस समय को दिए जाते हैं। युग संधि के संबंध में मान्यता है कि वह 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में ही होनी है। सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्ष इसी स्तर के माने जा रहे हैं। इसकी तुलना सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले वसंत से अथवा गर्मी और सर्दी के मध्यवर्ती वर्षा काल से की जा सकती है। इस अवधि में गलाई और ढलाई की दोनों परस्पर विरोधी दिखने वाली क्रिया प्रक्रिया चलती दिखाई देंगी। अवांछनीयता के उन्मूलन वाला उत्साह उभरेगा और निर्विसर्जन के भव्य प्रवाह का आगमन दिख पड़ेगा। संधि काल का महत्व असाधारण माना गया है। धान्यों की मध्यवर्ती नोक ही उपजाऊ होती है। गाड़ी के 2 पहियों को चलाने में मध्यवर्ती धुरी की ही प्रमुख भूमिका होती है। भोर होते ही घर घर में बुहारी लगती है और कुछ पकाने के लिए चूल्हा गर्म किया जाता है। ये दोनों ही प्रयोग युग संधि के मध्यांतर में नए सिरे से नए उत्साह से कार्यान्वित होते दिख पड़ेंगे। इन 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए प्रखर प्रतिभाएं सृजन शिल्पी के रूप में उभरेंगी और ऐसे पराक्रम प्रस्तुत करेंगी जिन्हें असाधारण की संज्ञा मिलेगी। हर काम मध्य गति से तो सदा सर्वदा चलता ही रहता है, पर विशेष समय में विशेष प्रयास ही अपनाए जाते हैं। अरुणोदय का स्वर्णिम सूर्य विशेष रूप से सुहावना होता है। अरुणोदय काल में चिड़ियों को फुदकते,
कलियों को खिलते, मंदिरों में शंख बजते, ध्यान होते एवं हर क्षेत्र में नए सिरे से नई हलचल को उभरते देखा जाता है। प्राणवान कर्मयोगी उग्र सिद्धि के इन दिनों में अपने में नई उमंगे उभरती देखेंगे। वे संघर्ष और सृजन के दोनों कार्यों में अपने पुरुषार्थ का हनुमान एवं अंगद जैसा परिचय देंगे। उनने लंका दमन, राम राज्य के सतयुग के सृजन में अपने को पूरी तरह खपाया था। इन भावनाओं से अनुप्राणित असंख्यों को देखा जा सकेगा। रीछ वानर, गीद, गिलहरी, केवट, शबरी जैसे अल्प शक्ति वालों की भी भूमिका देखने योग्य होगी। प्रखर प्रतिभाएं तो युग सृजताओं जैसी ऐतिहासिक भूमिका संपन्न करेंगी। युग संधि के 12 वर्षों में यह उत्साह उभरता उछलता दिखाई दे रहा है। स्वार्थों में कटौती और परमार्थ अपनाने के लिए हर प्राणवान में प्रतिस्पर्धा ठनेगी। शुभ के आगमन और अशुभ के पलायन के चिन्ह युग संधि के दिनों में ही अंकुरित होने लगेंगे। 21वीं सदी में नवयुग का वट वृक्ष बढ़ता परिपक्व होता जाएगा और कुछ ही वर्षों में इतना प्रौढ़ हो जाएगा कि भूतकाल से तुलना करने वाले उस ख्याति को एक स्वर से नवयुग कह सकें। नवयुग समुद्र मंथन जैसा होगा। उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप 14 रत्न निकलेंगे। विज्ञान का दैत्य और आध्यात्म का देव दोनों ही पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की भूमिका संपन्न करेंगे। प्रकृति मंदराचल पर्वत जैसी मथनी का काम करेगी। मानवीय उत्साह वासुकी सर्प जैसी भूमिका संपन्न करेगा। दिव्य प्रेरणा का दृश्य सहयोग कर्मावतार की तरह इन सब का भार अपनी पीठ पर धारण किए हुए होगा। राज शक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति की महिमा महत्व से सभी परिचित हैं। नवयुग का अवतरण में करने में चौथी शक्ति उभरेगी, प्रखर प्रतिभा। इसे भाव संवेदनाओं से भरी पूरी आदर्शवादी उमंग भी कह सकते हैं। यह सभी सुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी, जो हम बदलेंगे युग बदलेगा का आदर्श प्रस्तुत कर रहे होंगे। मानव धर्म के रूप में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को सार्वभौम मान्यता मिलेगी। इसका तत्वदर्शन नवयुग का धर्मशास्त्र बनेगा और व्यवहार में उतरेगा। परिवर्तन का प्रवाह युद्धोन्माद को शांत करेगा। शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा। इन दिनों भी ईरान, इराक, कंपूचिया, नमीबिया, अंगोला, पनामा, निकारागुआ आदि क्षेत्रों में ठंडक आई है। मनोमालिन्य वाले क्षेत्रों में रुझान बदला है। यह क्रम चलता रहेगा। विज्ञान का उपयोग अब युद्ध साधनों की प्रतिस्पर्धा में न होगा। बड़े शहर और बड़े कारखाने अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनकी ओर से मुंह मोड़ते ही देहात कस्बों के रूप में बदलेंगे। कुटीर उद्योग पनपेंगे और ग्राम विकास की नई लहर चलेगी। विज्ञान पूंजी और कौशल के उसी केंद्र पर केंद्रित हो जाने से प्रदूषण, शहरी घिचपिच, अस्वस्थता और बेकारी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा। जनशक्ति अपनी प्रगति की आवश्यकताओं को अपने बलबूते संभव बनाएगी। अनुदानों, अनुग्रहों की अपेक्षा न करके समय दान एवं अंशदान के सहारे इतने साधन जुटा लेगी जिनके सहारे सर्वोत्तमुखी प्रगति के लिए जिन आधारों को खड़ा किया जाना है उन्हें बिना किसी कठिनाई के जुटाया और बढ़ाया जा सके। समुद्री जल को पेय बनाना और सूर्य शक्ति को ऊर्जा के लिए प्रयुक्त करना, यह दो कार्य 21वीं सदी के प्रधान उपलब्धि होगी। रेगिस्तान उपजाऊ भूमि में बदले जा सकेंगे। समझदारी बढ़ने के साथ जनसंख्या वृद्धि का अनौचित्य सबकी समझ में आ जाएगा और अमर्यादित प्रजनन समाप्त हो जाएगा। आधी जनसंख्या नारी के रूप में उपेक्षित, पिछड़ी और गई गुजरी स्थिति में इन दिनों पड़ी है। अगली शताब्दी में नर और नारी एक समान बनकर रहेंगे। फलतः जनशक्ति दूनी हो जाएगी। एकता और समता का औचित्य समझा और आग्रह किया जाएगा। संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि के नाम पर चल रही विषमता घटती और मिटती जाएगी। एक धर्म, एक जाति एवं एक भाषा जैसी मान्यताएं दिन दिन प्रबल होती जाएंगी। साहित्य, संगीत और कला के अधिष्ठाता भावना और विचारना को परिष्कृत करने की योजना बनाएंगे और उसे पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी मनुष्य का चिंतन।
चरित्र और व्यवहार बदलेगा। उसमें मानवीय गरिमा के प्रति आस्था का समावेश होगा। मर्यादाओं और वर्जनाओं का सभी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता के प्रचलन के प्रति आक्रोश उभरेगा और उसके स्थान पर समाज निष्ठा एवं परमार्थ परायणता श्रेय संपादित करेंगे। भावी संभावनाओं में से यहाँ कुछ का ही उल्लेख है। स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं के अनुरूप सब में अभीष्ट परिवर्तन चल पड़ेगा। इसे करेगा कौन? इसका उत्तर एक ही है कि जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा में मुड़ेंगी कि वे युग परिवर्तन जैसे महान सुयोग में अपनी भूमिका अग्रगामी रखें और युग सृजता के रूप में अपनी अनुकरणीय अभिनंदनीय ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। सेवा और सृजन की उमंगें तूफानी गति से उभरेंगी। इसीलिए सुधार परिवर्तन के आयोजन स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप ही होंगे। ऐसे देव मानवों का बाहुल्य होगा जो एक जीवंत सर्जन संस्था के रूप में सोचने और करने में कटिबद्ध हुए दिख पड़ेंगे। इस परिवर्तन का वास्तविक श्रेय तो अदृश्य वातावरण के नियंता अभिनव व्यवस्थापक को मिलेगा, पर प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तर के मूर्धन्य श्रेय प्राप्त करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्था संगठन भी उस श्रेय से वंचित न रहेंगे। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सभी यशस्वी बनेंगे। नवयुग की संभावनाओं को कपोल कल्पना समझने, उपहास उड़ाने, निष्क्रिय रहने वाले तो बहुत थोड़े होंगे। यूं अड़ंग, अटकने और प्रतिगामिता बनाए रहने वाले दुराग्रहियों की भी सर्वथा कमी न रहेगी, पर अंततः जीतेंगे सृजन ही। प्रकाश का ही अभिनंदन होगा और सतयुग की वापसी की सुखद संभावनाएं अगले दिनों साकार होकर रहेंगी। इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले अग्रगामी अपनी प्रखर प्रतिभा का किस प्रकार, किस सीमा तक परिचय देते हैं, इसी को नवयुग की अद्भुत उपलब्धि के रूप में देखा, समझा और आंका जाएगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि चिंता की ही जाए तो चरित्र की उन्नति की करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।